जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक कंप्यूटर पर घंटों बैठकर भारी भरकम कोड लिख रहा है। वो बहुत सारा कीमती डेटा फीड कर रहा है, लेकिन अंत में वो सेव का बटन दबाना भूल जाता है। बिल्कुल सेव करना ही भूल गया। और हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था हर दिन करोड़ों छात्रों के साथ एकदम यही कर रही है। मतलब हम बस डेटा की बारिश कर रहे हैं। हाँ, और दिमाग में कुछ भी असल में सेव नहीं हो रहा है। सही कहा। ये जो 5000 साल पुरानी सुनने और रटने की तकनीक है ना, जहां एक व्यक्ति बोलता है और बाकी चुपचाप सुनते हैं, ये न्यूरोलॉजिकली पूरी तरह से फेल है। और ये डेटा सेव इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, इंसान का दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव तो है नहीं। आप बाहर से फाइलों को बस डाउनलोड नहीं कर सकते। वो एरर दे देगा। एकदम। दिमाग अपने नियम खुद तय करता है। वो किसी और के तैयार किए गए ज्ञान को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता। उसे वो ज्ञान खुद गढ़ना पड़ता है। ठीक कहा आपने। और यहीं से आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम उस विषय की तह तक जाने वाले हैं जो हमारी शिक्षा, हमारे सीखने की प्रक्रिया और खुद हमारे दिमाग को देखने के नजरिए को जड़ से बदल सकता है। बिल्कुल। और ये विषय सच में बहुत रोमांचक है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लर्नोग्राफी की। ये सिखाने यानी टीचिंग के बजाय सीखने के जैविक और न्यूरोलॉजिकल तरीके पर जोर देती है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही ठोस स्रोत भी हैं। हाँ, हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है शिवा नारायण द्वारा टेक्सशिला पेज साइट पर प्रकाशित एक बेहद विस्तृत लेख, जिसका नाम है न्यूरोसाइंस बेस्ड लर्नोग्राफी, मैपिंग द पाथवेज ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ये लेख बहुत गहराई में जाता है कि इंसान का दिमाग असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि ये विज्ञान कैसे काम करता है, ब्रेन पेज कैसे बनते हैं और ये कैसे सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरू करते हैं। तो लेख की शुरुआत में एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगा काफी तीखा दावा किया गया है कि पारंपरिक टीचिंग या पढ़ाना असल में स्कूल के घंटों की पूरी तरह बर्बादी है। हाँ, टॉकिंग क्लासरूम मतलब एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ शिक्षक की आवाज गूंज रही है। लेख स्पष्ट करता है कि यह एक पैसिव इंस्ट्रक्शन या निष्क्रिय निर्देश है, जहां बच्चे बस बैठे हैं। बिल्कुल, बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग इस तरह की एक तरफा जानकारी को प्रोसेस करने के लिए इवोल्यूशनरी तौर पर मतलब विकासवादी रूप से डिजाइन ही नहीं हुआ है। अरे बाप रे, तो मतलब जो हम सालों से करते आ रहे हैं वो बायोलॉजिकली गलत है। पूरी तरह से। और इसका नतीजा ये होता है कि स्कूल में कुछ याद नहीं होता, फिर सारा बोझ होमवर्क के रूप में घर चला जाता है, जो कि बच्चों में भारी तनाव पैदा करता है। ये तो हम सब ने देखा है। हाँ, लर्नोग्राफी इसी शिक्षा को इस पैसिव सुनने से हटाकर एक्टिव निर्माण की ओर ले जाती है, जिससे लेख में बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर कहा गया है। रुको, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है ये कहना कि पढ़ाना स्कूल के घंटों की बर्बादी है, बहुत चरम सीमा की बात लगती है। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है पहली बार सुनने में। हाँ, क्योंकि क्या एक अच्छा शिक्षक एक बेहतरीन टूर गाइड की तरह नहीं होता, जो आपको सबसे अच्छी जगहें दिखाता है, खतरे बताता है, एक रास्ता दिखाता है, भले ही सफर छात्र को खुद करना पड़े। हाँ बिल्कुल। क्या शिक्षक की भूमिका ये नहीं है? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि टूर गाइड का ये रूपक सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इसमें एक बड़ी खामी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब कोई टूर गाइड आपको रास्ता दिखाता है तो आप बस उसके पीछे पीछे चलते हैं। आपको खुद ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस मोड़ पर दाएं मुड़ना है या बाएं। मतलब मेरा अपना नेविगेशन सिस्टम बंद रहता है। एकदम सही, यही कक्षा में होता है। जब शिक्षक सब कुछ समझा देता है तो छात्र का दिमाग वो न्यूरल नेटवर्क, वो दिमागी रास्ता खुद नहीं बनाता। बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर में ये कैसे अलग होता है? इसमें छात्र को एक छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर की भूमिका निभानी होती है। वो सक्रिय रूप से लिखकर या समस्याओं को सुलझाकर अपने दिमाग में ब्रेन पेज बनाते हैं। ब्रेन पेज? तो ये ब्रेन पेज कोई सिर्फ मुहावरा नहीं है, मतलब ये कोई असली भौतिक चीज है? बिल्कुल असली है। यह कोई वैचारिक या हवाई बात नहीं है। यह ज्ञान का एक वास्तविक न्यूरल ब्लूप्रिंट है। मतलब सच में दिमाग के अंदर एक ढांचा बन रहा है। हाँ, जब इंसान खुद कोई काम करता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स यानी दिमागी कोशिकाएं एक साथ फायर करती हैं, और जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं और एक पक्का रास्ता बन जाता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह रटने की जगह ज्ञान को भौतिक रूप से दिमाग में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। मुझे ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात बहुत दिलचस्प लग रही है। जब कोई छात्र अपना ज्ञान खुद बनाता है
तो इस प्रक्रिया में अंदरूनी तौर पे मतलब बायोलॉजिकली क्या हो रहा होता है? इसे समझने के लिए हमें टैक्सिला न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग के उन हिस्सों को देखना होगा जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? जब कोई कुछ सीख रहा होता है तो सबसे पहले जानकारी हिप्पोकैम्पस में जाती है। ये नई जानकारी को एनकोड और व्यवस्थित करता है। हाँ, तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लेते हैं कि दिमाग एक बहुत घना अनजाना जंगल है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जब हम पहली बार कोई नया गणित का सवाल हल करने की कोशिश करते हैं तो हिप्पोकैम्पस उस इंसान की तरह है जो पहली बार उन झाड़ियों को काटकर एक पगडंडी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। हिप्पोकैम्पस उस नई पगडंडी को एनकोड करता है। लेकिन अगर उस पगडंडी पर कोई दोबारा न जाए तो क्या होगा? तो जंगल उसे वापस निगल लेगा, झाड़ियां फिर से उगाएंगी और रास्ता गायब हो जाएगा। और यहीं पर बेसल गैंग्लिया की भूमिका आती है। तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है? क्या वो उस पगडंडी पर डामर बिछाकर उसे पक्की सड़क बनाता है? काफी हद तक हाँ। बेसल गैंग्लिया का काम है सीखे गए पैटर्न को ऑटोमेटिक कौशल में बदलना, मतलब उसे आदत बना देना। बिल्कुल। जब कोई बार बार उस पगडंडी पर चलता है, यानी बार बार वो मोटर एक्शन करता है, तो बेसल गैंग्लिया उस प्रक्रिया को स्वचालित कर देता है, जैसे साइकिल चलाना। हाँ, शुरू में हम बैलेंस बनाने के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन बाद में बेसल गैंग्लिया इसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ। अगर बेसल गैंग्लिया चीजों को ऑटोमेटिक बनाता है तो फिर सेरिबेलम का क्या काम है? लेख में सेरिबेलम का भी जिक्र है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये दोनों आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर बेसल गैंग्लिया ये तय करता है कि आपको साइकिल के पेडल घुमाने हैं, तो सेरिबेलम यह सुनिश्चित करता है कि पेडल कितनी सटीकता से घुमाए जाएं। मतलब स्पीड और बैलेंस सेरिबेलम संभालता है। हाँ, सेरिबेलम मोटर परफॉर्मेंस की सटीकता को निखारता है। वो फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। और इन सब के ऊपर एक और बॉस बैठा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस इंजीनियर की तरह है जो पूरे जंगल का नक्शा देख रहा है और फैसला ले रहा है कि सड़क को असल में जाना कहाँ चाहिए। बिल्कुल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने, योजना बनाने और संगठनात्मक नियंत्रण का काम करता है। वो तय करता है कि आज मुझे कौन सी समस्या हल करनी है। तो जरा सोचिए, जब बच्चा सिर्फ कक्षा में बैठ के चुपचाप सुन रहा होता है तो इनमें से कोई भी सक्रिय नहीं होता होगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। ना बेसल गैंग्लिया काम कर रहा होता है, ना सेरिबेलम। सिर्फ हिप्पोकैम्पस थोड़ी बहुत कोशिश करता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब हम एक ऐसे शिक्षा तंत्र को चला रहे हैं जो दिमाग के आधे से ज्यादा हिस्सों को इस्तेमाल ही नहीं करता। और इसीलिए बच्चे इतनी जल्दी भूल जाते हैं। वैसे लेख में एक और शब्द का जिक्र है, इंसुलर ब्रेन, या जिसे जेड ब्रेन कहा गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये इंसुलर ब्रेन क्या है? इंसुलर ब्रेन दिमाग के थोड़ा अंदर गहराई में स्थित होता है। इसे ज्ञान ट्रांसफर का सेंट्रल हब माना गया है। सेंट्रल हब? ये क्या क्या जोड़ता है? ये हमारी भावनाओं, हमारे शरीर के आंतरिक एहसासों और हमारे संज्ञानात्मक विचारों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा, मतलब जब कोई विषय सीखते समय हमें लगता है कि ये बहुत मजेदार है या ये बहुत बोरिंग है, तो वो इंसुलर ब्रेन ही है जो उन भावनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मोटर साइंस और हमारी भावनाओं के बीच का पुल है। और शायद यही वजह है कि जब हम किसी चीज को लेकर तनाव में होते हैं तो कुछ भी सीखना असंभव सा लगता है, क्योंकि इंसुलर ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, तनाव में सीखने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, लेख में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN के बारे में भी कुछ बताया गया है। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये भी कोई नया हिस्सा है क्या? ये कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि दिमाग का वो नेटवर्क है जो तब सक्रिय होता है जब हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते। जैसे जब कोई दिन में सपने देख रहा हो या बस आराम से लेटा हो। हाँ, या फिर जैसे जब नहाते समय अचानक से कोई बेहतरीन आइडिया आता है ना। अरे हाँ, जैसे शावर थॉट्स कहते हैं। बिल्कुल, वो DMN ही है। जब इंसान आराम कर रहा होता है तब पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इस DMN के जरिए काम करता है। वो क्या काम करता है आराम के समय? वो दिन भर में सीखी गई जानकारी को वापस मेमोरी सेंटर्स तक भेजता है। मतलब वो उस जंगल की सड़क को तब पक्का कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। मुझे सोचने दो, अगर दिमाग को वो न्यूरल नेटवर्क, वो पक्की सड़क बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे हिस्सों को काम पर लगाना पड़ता है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दिमाग आखिर ये मेहनत करेगा ही क्यों? वो शारीरिक क्रिया या मोटर एक्शन की मांग क्यों करेगा?
और यहीं हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, मोटर साइंस। देखिए, दिमाग कोई भी काम बिना किसी इनाम के नहीं करता। उसे कुछ तो फायदा दिखना चाहिए। बिल्कुल। जब निष्क्रिय होकर सिर्फ सुना जाता है तो दिमाग को लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, तो वो बोर हो जाता है। हाँ, लेकिन जब मोटर एंगेजमेंट होता है, जैसे हाथ से कुछ लिखना, काम करना, कोई मॉडल बनाना, तो ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है। मतलब कोई शारीरिक हरकत होनी ही चाहिए सीखने के लिए। हाँ, दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है सब्सटेंशिया निग्रा। जब शारीरिक क्रिया होती है तो ये हिस्सा डोपामाइन रिलीज करता है। ओहो, डोपामीन, वही केमिकल जो हमें किसी काम को बार बार करने की प्रेरणा देता है। एकदम सही। जैसे जब कोई वीडियो गेम खेलता है और लेवल पार करता है। याह, बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब इंसान शारीरिक रूप से सक्रिय होकर सीखता है तो डोपामीन रिलीज होने से प्रेरणा और ध्यान दोनों बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल सच्चाई है। मतलब जब हम हाथ से लिखते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम एक साथ जुड़ जाते हैं और डोपामाइन उस पूरे अनुभव को सुखद बना देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर दिमाग ऐसे काम करता है तो हम आज भी बच्चों को घंटों तक शांत बैठकर सुनने के लिए क्यों कहते हैं? ये तो सच में दिमाग के डिजाइन के खिलाफ है। अगर बच्चे सिर्फ बैठे हैं तो डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, प्रेरणा शून्य है और दिमाग उस जानकारी को कचरा समझकर बाहर फेंक रहा है। इसी बात से जुड़ी एक और अवधारणा लेख में है जो पारंपरिक पढ़ाई को सीधे चुनौती देती है। हम सभी ने स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में सुना है। हाँ, वो फ्लैश कार्ड्स बनाना और कैलेंडर के हिसाब से चीजों को दोहराना। बिल्कुल, ताकि वे याद रहें। लेकिन लर्नोग्राफी कहती है कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, थैलेमिक साइक्लोजेड रिहर्सल या TCR। ये शब्द बहुत भारी है, इसे कैसे समझें? इसे आसान बनाते हैं, इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। थैलेमिक आता है थैलेमस से, जो दिमाग का एक रिले स्टेशन है। और साइक्लोजेड? साइक्लोजेड का मतलब है एक चक्र या लूप। स्पेस रेपिटेशन एक बाहरी तकनीक है जहां इंसान घड़ी देखकर दोहराने का फैसला करता है कि मुझे आज ये चैप्टर फिर से पढ़ना है। हाँ, लेकिन TCR दिमाग की अपनी प्राकृतिक और आंतरिक लूपिंग प्रणाली है। क्या ये उस स्थिति की तरह है जब सुबह कोई गाना सुना हो और फिर पूरे दिन वो गाना दिमाग में अपने आप लूप में बजता रहता है? ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब कोई जानबूझकर उसे याद नहीं कर रहा होता, बस दिमाग खुद ही उसे दोहरा रहा होता है। बिल्कुल। जब जानकारी को मोटर एक्शन और डोपामाइन के साथ दिमाग में फीड किया जाता है तो थैलेमस खुद बहुद उस जानकारी को दिमाग के सर्किट्स में घुमाता रहता है। इसके लिए किसी फ्लैश कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। दिमाग खुद ही उस रास्ते को बार बार साफ करता रहता है और वो जानकारी इंसान का हिस्सा बन जाती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हमारे पास ये अद्भुत जैविक मशीन है जो खुद अपने न्यूरल पाथवे बना सकती है, अपनी रिहर्सल खुद कर सकती है। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी बच्चों को बेंच पर शांत बैठकर बिना हिले डुले सुनने के लिए कहते हैं। ये जैविक रूप से उनकी डिजाइन की ठीक विपरीत है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब वर्तमान प्रणाली जैविक रूप से गलत है तो भविष्य का स्कूल कैसा दिखना चाहिए? लेख में न्यूरोसाइंस की कुछ शाखाओं का जिक्र है जो भविष्य का रास्ता दिखाती हैं। हाँ, लेख में न्यूरोसाइंस की 7 शाखाओं का जिक्र है ना, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोएनाटॉमी, न्यूरोटेक्नोलॉजी, न्यूरोफार्माकोलॉजी वगैरह। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर शाखाएं क्लिनिकल हैं। क्लिनिकल मतलब बीमारियों के इलाज से जुड़ी हुई? हाँ, कि अगर दिमाग में कोई बीमारी हो जाए तो उसे ठीक कैसे करें। लेकिन नैनोग्राफी को न्यूरोसाइंस की 5वीं शाखा माना गया है। और ये अलग क्यों है? क्योंकि ये क्लिनिकल नहीं है, ये विशुद्ध रूप से शैक्षणिक दृष्टिकोण पर आधारित पहली शाखा है। मतलब ये बीमारी नहीं बल्कि एक स्वस्थ दिमाग के सीखने के तरीके पर फोकस करती है। बिल्कुल, और इसी से हैप्पीनेस क्लासरूम का विचार पैदा होता है। हैप्पीनेस क्लासरूम मतलब एक ऐसा क्लासरूम जहाँ ना कोई होमवर्क हो, ना ट्यूशन हो और ना ही रटने का तनाव। हाँ, क्लासरूम अब सुनने की जगह नहीं बल्कि ब्रेन पेज बनाने के वर्क स्पेस बन जाएंगे। और मैं यहाँ श्रोताओं की तरफ से एक सवाल उठाना चाहूंगा। यह हैप्पीनेस क्लासरूम सुनने में किसी यूटोपिया या काल्पनिक दुनिया जैसा नहीं लगता? ये शंका बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या वाकई बिना क्लासिक टीचिंग के, बिना उस दबाव के कोई जटिल गणित या विज्ञान सीख सकता है? तो वे सिर्फ जानकारी रट नहीं रहे होते, वे अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और वे नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं। नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट मतलब वे खुद डेटा को पकड़कर अपने न्यूरल नेटवर्क में ढालना सीख जाते हैं। हाँ, और जब बच्चा खुद एक छोटे शिक्षक की तरह समस्या को हल करता है
तो अचीवमेंट गैप कम होता है। मतलब जो बच्चे तेज सीखते हैं और जो थोड़ा समय लेते हैं, उनके बीच का अंतर कम हो जाता है। बिल्कुल, और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तनावपूर्ण नहीं बल्कि खुशी देने वाला होता है। इसीलिए ये हैप्पीनेस क्लासरूम है। तो अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो टाक्शिला न्यूरोसाइंस हमें बता रहा है कि शिक्षा ज्ञान देने के बारे में नहीं है। ये दिमाग के अंदर ज्ञान का निर्माण करने के बारे में है। हिप्पोकैम्पस से लेकर सेरिबेलम तक का ये तालमेल ही असली शिक्षा है और सुनने वालों के लिए ये बहुत स्पष्ट संदेश है। हाँ, चाहे कोई किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या कोई नई स्किल सीख रहा हो, सिर्फ पढ़ें या सुने नहीं, मोटर साइंस का उपयोग करें, उसे लिखें, इसे करें, खुद को एक छोटा शिक्षक बनाएं। तभी असली ब्रेन पेज विकसित होंगे। बिल्कुल। और अंत में एक ऐसा विचार है जो मुझे इस स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस पर सोचे। वो क्या है? लेख में बताया गया है कि आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है, उसका विकास इंसान की मशीन लर्निंग और न्यूरल पाथवेज की समझ से ही हुआ है। मतलब एआई हमारे दिमाग की ही नकल करके सीख रही है? एकदम। जरा सोचिए, अगर हम एआई को इतनी तेजी से सीखना सिखा सकते हैं, तो जिस दिन इंसान अपनी इस जैविक लैनोग्राफिक क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल करने लगेगा, तो क्या होगा? क्या तब इंसान और मशीन के सीखने की गति के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या शायद हम एक नए प्रकार की मानव बुद्धि, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को जन्म देंगे, जिसे आज हम समझ भी नहीं सकते। इस बारे में जरूर सोचिएगा। सच में ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, खुद करते रहिए और अपने दिमाग के नए रास्ते बनाते रहिए।